जी जनाब, लास्ट टाइम क्लास में कोई असाइनमेंट था? कोई असाइनमेंट दिया था कुछ टास्क वगैरह करने के लिए? मार्कशीट तो क्लास लैब में परफॉर्म कर ली। ओके, चलिए लाइट जो है ना, अच्छे से ना चले, कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास ईएमपी का टेबल आ गया। ओके, इसमें हमने कहा कि आप पहले करो कंस्टेंट अप्लाई हो रहा है। चलिए ठीक है जी। ठीक, अब रिकॉर्ड कौन से आ गए आपके पास? ऊपर के दो रिकॉर्ड हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई रिकॉर्ड्स की? कुछ ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। 14 रिकॉर्ड्स जो डिफ़ॉल्ट के मौजूद थे, ठीक है ना, वही रिकॉर्ड हमें मिल गया। ओके, करना क्या है कि पहले तो हम करते हैं सिंपल सा इन रिकॉर्ड को डिस्प्ले। एक सिंगल रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए एक कोड राइट करते हैं, ठीक है। हमने लिया डिक्लेयर, और डिक्लेयर में पहला हमारे पास वेरिएबल जो है v_emp_no। डेटा टाइप कैसी होगी? नंबर कॉलन इक्वल टू m% ऑफ emp_id। सही, हमने यूज़र से वैल्यू गेट कर ली। अच्छा, यूज़र जो भी नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, 7839 उसने दिया, तो emp टेबल में सर्च करेंगे और वहाँ से अगर मैच होता है तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देंगे। सही, तो यूज़र से हमें रन टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, वो emp_id। लाइट ऑन करनी है, स्क्रीन में ना आपको थोड़ी डिम हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल है v_ename। डेटा टाइप कैसी होगी इसकी? varchar2। लेंथ हमने ले ली 20, कॉलन इक्वल टू बस टर्मिनेट कर दें, क्योंकि ये तो हम रिकॉर्ड गेट करेंगे emp टेबल से, तो इसमें यूज़र से वैल्यू गेट नहीं करनी। ओके, v_sale। डेटा टाइप कैसी होगी? नंबर में कॉलन इक्वल टू 0। इसके बाद v_job। डेटा टाइप कैसी होगी इसकी? varchar2। लेंथ हमने ले ली इसकी 20। सही, v_डिपार्टमेंट नंबर। डेटा टाइप कैसा होगा? नंबर कॉलन इक्वल टू 0। इसके बाद कौन सी रह गई फील्ड? v_हायर डेट। डेटा टाइप कैसी होगी? डेट, बस। v_mgr कैसा होगा? डेटा टाइप नंबर कॉलन इक्वल टू 0। और क्या रह गया? v_कमीशन कॉलन इक्वल्स टू 0। कंप्लीट हो गई फील्ड्स। emp_no, e-name, सैलरी, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर, हायर डेट, mgr, कमीशन। 8 फील्ड्स पूरी हो गई हमारी। एक रिकॉर्ड कंप्लीट emp का मिल गया। इसके बाद आ गए हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर, और इसका ये एंड। यहाँ के हमने कहा कि गेट करो आप क्या चीज़? e-name, कॉमा, जॉब, सेल, डिपार्टमेंट नंबर, कमीशन, हायर डेट, mgr, बस।
EMP नो लेना नहीं है क्योंकि वो तो खुद यूज़र इनपुट कर दे रहा है आपको। ये वैल्यू किस में आपको मूव करनी है, किस में स्टोर करनी है, इसके लिए हमारे पास वेरिएबल है v_ename। नेम जो मूव होगा वो ename में मूव होगा। ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है ये आप किसी भी ऑर्डर में रखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड सीक्वेंस होनी चाहिए ना, ये इसके मुताबिक रखिएगा। फर्स्ट आपका ename है तो पहला वेरिएबल v_ename ही होगा। सेकंड कौन सा है, जॉब, तो v_job ही होगा। उसके बाद सेल तो v_sale, डिपार्टमेंट तो v_department नंबर, इसके बाद v_कमीशन, इसके बाद v_हायर डेट और देन v_mgr। तमाम तर कॉलम्स की इंफॉर्मेशन हमने दे दी। ठीक, कहाँ से रिकॉर्ड गेट करेंगे, scott.emp से, लेकिन कौन सा, वो रिकॉर्ड जिसका EMP नंबर, एम्प्लॉय आईडी इक्वल होगी हमारी दी हुई एम्प्लॉय आईडी के। हम जो देंगे वो कहाँ स्टोर होगा, v_emp के अंदर। लिहाजा टेबल की आईडी वो होनी चाहिए जो हमारी आईडी की इक्वल है। अगर कोई ऐसी आईडी मिल जाती है तो रिकॉर्ड को इन वेरिएबल्स के अंदर मूव कर दे। सही, वैल्यू मूव हो गई। वैल्यू मूव होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू किया। %d, पहले हमारे पास है एम्प्लॉय का नेम, सिंगल कोट v_ename में मौजूद है। इसके बाद v_d और यहाँ पे सेकंड हमारे पास है जॉब, तो जॉब के लिए हमने ले लिया डेजिग्नेशंस, v_job के अंदर डेजिग्नेशन मौजूद है। इसके बाद %d सेल, तो हमने कहा सैलरी और सैलरी की इंफॉर्मेशन आ गई v_सेल के अंदर। सर लॉगिन ईडी में जो सेव होता है सर वो मुझसे हो नहीं रहा था। क्या चीज़, लॉगिन ईडी लॉगिन जो होता है उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल जो डिफाइन किया था कि आपने, सर मैंने ये डिफाइन किया था लेकिन उससे मतलब दोबारा से जब सेशन न्यू स्टार्ट होता है तो फिर वो दोबारा होता है और उस सेशन में भी नहीं चलता। इंटर वैल्यू फॉर डी, इंटर वैल्यू फॉर डी, उस सेशन में तो लॉगिन अप्लाई नहीं होगा, वो तो नेक्स्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम होना चाहिए। सर डी नहीं कह रहा हूँ, बाकी सारी सेट पेजेस और बाकी सेट लाइन वगैरह जो भी करते हैं, अगर ईडी लॉगिन में डाल दिया जाए तो वो अगले दफ़ा दोबारा चलाएंगे तो वो वैसे चलेगा ना। अच्छा, उसी उसी समझ गया मैं क्या, चलेगा ना, लेकिन वो उस सेशन में भी नहीं चलता मेरे को। एक मिनट ठहर मैं करवाता हूँ। अभी प्रोग्राम मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर उसके बाद हम करते हैं। उसकी एक वजह है जो आप कह रहे हो ना, उसके एक कॉन्सेप्ट है। %d देने के बाद सैलरी हमें मिल गई और सैलरी के बाद आ गया हमारे पास डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास है वेरिएबल v_department नंबर के अंदर। ठीक, डिपार्टमेंट के बाद क्या है हमारे पास, कमीशन, और कमीशन मौजूद है v_कमीशन के अंदर। %d, कमीशन के बाद हमारे पास है डेट ऑफ ज्वाइन, सिंगल कोट v_हायर डेट। इसके बाद एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग होगी बस, अभी सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्या चीज़, हाँ रिव्यू करवा देंगे, अब इसको अपडेट करेंगे आगे। क्या इंसर्ट करवाने के लिए कोई बात होता है, सही है।
परसेंटेज का कॉलम इंसर्ट नहीं हो रहा था, एरर क्या था? एरर क्या रहा? ठीक है, बस टेबल का जो कॉलम का साइज है ना उसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा दीजिए उसको। तो वहाँ परसेंट डिस्प्ले करवा रहे थे, परसेंट का साइन डिस्प्ले करवा रहे थे, फिर क्यों नहीं आ रहा था? है, स्कूल बना के लाएं, सेफ ही फाइल दिखा दीजिए। एरर तो वैसे यही है, बाकी ये कि आप अब वहाँ पे क्या कोड आपने टाइप किया दिखा दीजिएगा मुझे। परसेंटेज तो कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ग्रेड है, इसको सेव करवाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे परसेंटेज स्टोर करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ दिखा दीजिएगा, कोई और रीज़न हो सकता है, दिखा दीजिए। कोड दिखाइएगा। डेटा टाइप के अंदर लेंथ का कोई इशू है, वरना कुछ नहीं। जो उसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ होगी पीएल के अंदर, वर्डचार की तो मुझे याद है बहरहाल 32,767 समथिंग, नंबर की याद नहीं, नंबर की देखेंगे, वर्डचार की तो याद है। वर्डचार की जो है आपके पास एसक्यूएल में शायद 4000 है, लेकिन पीएल के अंदर 38 है। यहाँ एक्सटेंड ही होगी वैसे, क्योंकि वर्चुअल वहाँ पर 4000 है, यहाँ पर 32,000 है, इतनी एक्सटेंडेड है। वर्चुअल भी नंबर भी एक्सटेंड होगा। मल्टीप्लाई बाई 8, चलिए ये आ गया हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइन हायर डेट तक। तो लास्ट एक फील्ड रह गई हमारे पास, लास्ट फील्ड है मैनेजर आईडी V_MGR, और यहाँ पे आके कोड हमारा क्लोज। ठीक है जी, रिकॉर्ड एग्जीक्यूट 7839 प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। प्रेसिडेंट है, MGR नल, ठीक। यहाँ हमने वैल्यू ली जॉब की, और जॉब की डेटा टाइप हमने ली है वर्डचार 2, और वर्डचार के बाद इसकी लेंथ हमने असाइन कर दी 5। अगेन रन किया 7788, एरर जनरेट कर दिया उसने। कह रहे हैं कि PL SQL न्यूमेरिक वैल्यू और एरर। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि एरर क्या आ रहा है, अब वहाँ जो हमने यहाँ चेंजिंग की है जिस फील्ड पर, क्या ये फील्ड नंबर टाइप की थी? ठीक है, तो ये बहरहाल कोड देख के पता चलता है कि एरर क्या है। इस मैसेज से या सिर्फ इस एरर को देख के ही प्रॉब्लम सॉल्व डायरेक्टली नहीं हो सकती। आगे एक और वर्डिंग भी कह रहे हैं, करेक्टर स्ट्रिंग फौरन चेंज हो गया स्टेटमेंट। बफर टू स्मॉल, जिस बफर के अंदर जहाँ पर आप वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं वो बफर बहुत छोटा है और वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू ज़्यादा क्या है कि अभी हमने स्कॉट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया था, एनालिस्ट था, एनालिस्ट में कितने 5 करेक्टर्स हैं, ये हो गए 5 करेक्टर हैं 7, और रख रहे हैं आप उसको 5 के अंदर। ठीक है, एक पूरा जग आपके पास फुल है पानी का, और उसको आप एक ग्लास में एक वक्त में डालना चाह रहे हैं,
क्या होगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह ये तो मालूम चल गया कि हमारे पास ये मसला था, लेकिन सम कुछ ऐसे भी तो हैं जहाँ पर लेंथ शायद 7 से भी ज़्यादा हो। कितनी है ये, 4 और 2 और प्लस हो गए। और इस तरह की और जॉब भी हो सकती हैं जिनकी डेटा टाइप शायद छोटी भी हो, शायद और ज़्यादा लेंथ हो इससे। अब सेल्समैन है, सीनियर सेल्समैन आ गया, जूनियर सेल्समैन आ गया, इस तरह की वैल्यूज़ आ गई। क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो वो तो 9 से भी एक्सीड करेगा। प्रेसिडेंट है 9 कैरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, और बढ़ गई वो 9 से। तो मसला ये है कि हम अब कौन से वेरिएबल की कितनी वैल्यू असाइन करें, कौन सी वेरिएबल की वैल्यू कितनी लें। या तो फिर आप हर बार ये काम करें, हर बार आपको ये डेटा को चेक करना पड़ेगा कि हमारी इस फील्ड की लेंथ कितनी है, क्योंकि डेटा एटलीस्ट 9 कैरेक्टर्स का स्टोर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, और 9 मैक्सिमम लेंथ है, तो डेटा भी 9 कैरेक्टर्स का हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो आप 9 की रखें। एरर हमारा इस लाइन नंबर 5 पे है और मैसेज क्या कह रहा है आपको, तो 1 जो है 5 से पहले आएगा, बाद में आएगा? 1 5 से बाद में आएगा। अभी तो बारिश स्टार्ट हुई। यही बात हुई थी ना कि जहाँ पे आपके पास एरर है ना, उस एरर को आप देखें। पहली बात तो ये है कि ये जो आपके पास डिक्लेयर का ब्लॉक है ना, ये इस पूरे ब्लॉक को रिकमेंड कर रहा होता है। ठीक है, दूसरा बिगिन क्या है, बिगिन इस एंड तक पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो हमेशा रखिएगा कि जिस लाइन पे आपको एरर दे रहा है ना, पहले तो उस लाइन को आप चेक कर लें कि यहाँ पे कोई एरर है भी या नहीं है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे एरर दे रहा था, आपने क्या किया, यहाँ पे फ़ौरन टर्मिनेट कर दिया इसको। टर्मिनेट का मतलब आपने इसका रिलेशन इस पूरे ब्लॉक से डिस्कनेक्ट कर दिया। बिगिन के बाद क्या है, बिगिन स्टार्ट हुआ है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या ये MGR पे जाकर ख़त्म हो गया स्टेटमेंट? अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाता तो आप यहीं पे टर्मिनेट कर देते इसको, लेकिन हमने अभी नहीं किया। क्या नेक्स्ट लाइन पे किया? नहीं, यहाँ पे भी नहीं हुआ, थर्ड पे भी नहीं हुआ, फोर्थ पे भी नहीं हुआ, यहाँ आके स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है हमारा। लिहाजा ये जो डिक्लेयर का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है ना, ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। कब तक ख़त्म नहीं होगा? जब तक इसको बिगिन नहीं मिल जाता। ये तो आपके यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, ऑरेकल इनको चेक नहीं कर रहा, बल्कि डिक्लेयर के बाद बिगिन को चेक कर रहा है, और बिगिन के बाद एंड को चेक कर रहा है। ये ब्लॉक यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, डिक्लेरेटिव पोर्शन आ गया, और डिक्लेयर के आने के बाद ब्लॉक कहाँ पे ख़त्म हुआ? यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया। जैसा कि यहाँ हमने स्टेटमेंट की थी कि फर्स्ट लाइन में भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, सेकंड पे भी नहीं हो रहा, थर्ड पे भी नहीं है, कहाँ है? 5 पे, 4 पे। तो बेसिकली जिस लाइन पे एरर आपको देना, तो पहले उस लाइन को आप 100% देख लें कि ये सही भी है या नहीं, डिस्टर्ब करने से पहले। समटाइम ऐसा होता है, और अक्सर ऐसे ही होता है कि जिस लाइन पे एरर दे रहा होता है उस लाइन पे एरर होता ही नहीं है, उसके अलावा अदर कोड्स में होता है। अच्छा, यहाँ मसला ये था कि इस लाइन के ऊपर स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है, फॉर्मेट कोई सेंटेक्स आपने गलत नहीं लिखा, आपने कोई स्पेल गलत नहीं किया जो वो पर्टिकुलर लाइन को स्पेसिफाइड करता। ये तो जो पूरा ब्लॉक डिक्लेयर करने के लिए गया था ना, यहाँ पे जाकर पुटिंग करते वक्त एरर आया, डिक्लेयर के वक्त भी एरर नहीं आया। जिस वक्त आपने ये फॉर्म को, इसको प्रोसीजर को रन किया, तो अभी नहीं पता कि आप कौन सी वैल्यू लेकर आएंगे। शायद आपके पास कोई ऐसी जॉब हो जिसमें SR लिखा हुआ है, बस 2 कैरेक्टर्स हैं, तो आपके पास तो वहाँ 5 की लेंथ मौजूद है, वैलिड है इसके लिए तो, ठीक है ना, 2 कैरेक्टर के लिए वैलिड है। ये तो इस वक्त जनरेट करेगा एरर, ये तो वैल्यू आपके पास आएगी वो इस फॉर्म के अंदर आएगी। जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे और वो रिकॉर्ड गेट करके आपने वेरिएबल्स में पुट करने जाएगा, उस वक्त वैल्यू जनरेट हुई। ये हो सकता था कि शायद
7788। अब कहाँ क्या रहा है? आ गया उसी लाइन के ऊपर, ये मसला था ना। अब क्या कह रहा है? लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 कौन सी है जहाँ पे एरर है? वजह ये है, वो जो लाइन की बात हो रही है ना कि लाइन में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी लाइन नंबर 5 पे, लेकिन उसने कहा कि डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है। डिक्लेरेशन में आपने डिक्लेयर तो सही किया है लेकिन स्पेस बहुत कम ली है, बफर बहुत स्मॉल लिया है। अब आ गया आपके पास सिंटैक्स एरर, फॉर्मेट एरर। अब उसने आपकी उसी डायरेक्शन को, इसी स्पेसिफिक लाइन को आइडेंटिफाई किया। कह रहा है कि एरर कहाँ पर है? लाइन नंबर 5 पर, v_job में। अच्छा, अब जॉब में मसला कह रहा है, तो जॉब में कोई एरर है? जॉब में तो कोई एरर नहीं है, एरर तो लाइन नंबर 4 पर है। ये मसला था कि वो लाइन आपको दूसरी क्यों दे रहा था, वो लाइन आपको स्पेसिफिक नहीं दे रहा था बल्कि डिक्लेरेटिव ब्लॉक में कह रहा था कि प्रॉब्लम है। आपने एरिया प्रॉपरली रिजर्व नहीं किया। ठीक, बात क्लियर हो रही? वापस आए। कह रहा है बफर टू स्मॉल। बस इस चीज़ को आप समझ लें कि आपके पास कोई वेरिएबल ऐसा है, वो कोई वेरिएबल कौन सा है ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, वो आपको स्पेसिफिकेशन नहीं देगा। इस मसले का एक सलूशन है। सलूशन ये कि अभी तो ये प्रॉब्लम यहाँ आई थी वर्डचार 2 के साथ, हमने क्या किया, इस वर्डचार 2 को पूरा ही हटा दिया। जब आप इस बात से फैमिलियर नहीं हैं कि आपके डेटा की लेंथ कितनी है, तो शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ जॉब वर्डचार है, आपने लिख दी नंबर के अंदर। ग्रेड है, सेल ग्रेड का टेबल है, ग्रेड लिखा हुआ है, तो ग्रेड ABC भी हो सकता है और ग्रेड 1-2 भी हो सकता है। अब वहाँ कन्फ्यूजन है कि ग्रेड को हम वर्डचार दें या नंबर दें, ये भी तो पॉसिबल है। अब अगर आपने ले लिया वर्डचार, तो वर्डचार में तो 1 2 3 भी आ सकता है और ABC भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने 1 2 3 को देखते हुए नंबर असाइन कर दिया तो फिर ABC नहीं दे सकते फिर आप। प्रॉब्लम ये है। इसके लिए हमने क्या किया कि कहा emp.job पर्सन टाइप। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये आपके इस वेरिएबल को emp टेबल की जॉब की फील्ड से एसोसिएट कर देगा। अब टेबल की जो डेटा टाइप है, टेबल के जॉब की फील्ड की जो डेटा टाइप है और जॉब की जो भी लेंथ है, वो रेफरेंस कर देगा आपके इस वेरिएबल को। अब आपको यहाँ वर्डचार और वर्डचार के साथ लेंथ मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देखें ज़रा, 7788 इसी पे एरर था, क्योंकि वहाँ 9 लेंथ है तो 9 लेंथ उसने एसोसिएट कर दी। emp.job, emp टेबल नेम है, डॉट के बाद कॉलम नेम, पर्सन टाइप। पर्सन टाइप पर्टिकुलर टेबल की किसी भी फील्ड की डेटा टाइप और लेंथ को आपके वेरिएबल से एसोसिएट कर देता है, आपके वेरिएबल को उससे एसोसिएट कर देता है। नहीं, कंस्टेंट कोई भी नहीं लगेगा, सिर्फ डेटा टाइप के लिए, लेंथ और डेटा टाइप के लिए। ठीक, तो वो इशू खत्म हो गया। अब कितनी ही लाइन्स क्यों ना हो, कितनी कॉलम्स क्यों ना हो, अब ये इशू आ ही नहीं सकता। स्कॉट डॉट emp तो यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, और अगर लिख देंगे तो कोई इशू भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आए, आने के बाद हमने कहा कि m%d, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लें। मैं सोच रहा था मैं चेक करूँगा इसको। लेंथ v_job, ये आप यहाँ से उठाइए इसको,
यहाँ रखें। क्या कह रहा है, लाइन नंबर 11, लेंथ ऑफ, अच्छा जी एरर समझ में आ रहा है वैसे क्या है इसमें, मिल गया वैसे मुझे, बताइए। बिल्कुल रेयर, छोटा सा एरर। ब्रैकेट DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, लेंथ एक फंक्शन है और लेंथ का एक अपना ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, लेकिन इससे बाहर DBMS का भी तो एक ब्रैकेट है ओपनिंग, तो इसका क्लोजिंग नहीं है। ठीक, शॉर्टकट में जितने ओपनिंग है, 1 ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है, लेकिन क्लोजिंग 1 है, तो ओपनिंग 2 है तो क्लोजिंग भी 2 होनी चाहिए। सेकंड ब्रैकेट, लेंथ ऑफ, लेंथ इसने शो नहीं किया आपको, ठीक है सही है, एसोसिएशन कर दी लेकिन लेंथ को मेंशन नहीं कर रहा वो, यहाँ पे लेंथ शो नहीं हो रही। सर खाली जॉब को कराएं, खाली जॉब को कराएं, जॉब तो डेटा उससे टेबल से आ रही है, उससे क्या मतलब, लेकिन जॉब जो है ना यहाँ क्यूरी के साथ तो हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, और क्यूरी के साथ अगर करेंगे तो उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। सर जो आपने लिखा है ई डॉट जॉब परसेंट टाइम होगा यहाँ लिखना, फिर क्या करें? कहाँ पे, इधर इस लेवल के ऊपर इसकी बात कर रहे हैं, EMP डॉट जॉब पर्सन टाइप, क्या डिक्लेरेटिव एरिया है, डिक्लेरेटिव एरिया है ये तो कह रहा हूँ डिक्लेरेटिव एरिया है भाई। डिक्लेरेटिव एरिया तो आपका डिक्लेयर से स्टार्ट होता है और बिगिन तक है, जहाँ पे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर आके थोड़ी इनिशियलाइज करेंगे। सर हमें आउटर जब ये पढ़ा था उसमें आउटर में बिगिन में आके हमने चेंज की ना वैल्यूज, यहाँ पे भी हो सकता अपडेट हो सकता है, डिक्लेयर नहीं हो सकता। अपडेट करना चाहें अपडेट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, कोई वैल्यू ओवरराइट करनी है, जॉब थी उसकी, सेल्समैन जो आई थी वो जॉब आप चेंज करना चाहते हैं, जॉब हो सकती है। आप इस तरह कह लें जहाँ ओवरराइट का मसला है, यहाँ से इसको हमने गेट किया और गेट करने के बाद कोड पे आ गए, कोड पे आके हमने कहा कि v_job कॉलन इक्वल टू सेल्समैन। स्कॉट कौन था, एनालिस्ट जॉब थी इसकी, स्कॉट एनालिस्ट 7788, और अब कौन है, यहाँ आके हमने अपडेट कर दिया इसको। हमने कहा कि डेटा से कोई भी सी वैल्यू लेकर आओ, हमें से मतलब नहीं है, जॉब इसकी टाइटल ही सेट कर दो। ओवरराइट हो सकती है, कैलकुलेट हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, सेल्समैन कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वेरिएबल को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था परसेंट टाइप, उसने एक मसला तो हमारा ये सॉल्व कर दिया कि कभी भी डेटा की लेंथ का और डेटा टाइप का कोई मसला नहीं आएगा। जो लेंथ और डेटा टाइप टेबल की होगी वही यहीं पर भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक टेबल क्रिएट किया EMP, और उस EMP से आपने 50 PL के कोड लिख दिए, 50 प्रोसीजर्स लिख दिए, और उनके अंदर लेंथ कितनी थी, वर्चा 2 9 जॉब के लिए, ठीक है जी। जॉब हमारा प्रेसिडेंट थी, बात सारी हो गई, क्लियर हो गई। कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ी कि प्रेसिडेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की कोई एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ लेंथ का इशू आ गया। अब आपने उसकी लेंथ को 9 से इंक्रीज़ करके 20 कर दिया। अब वो जो EMP को रेफरेंस 50 प्रोसीजर्स आपके कर रहे थे ना, उन 50 प्रोसीजर्स में जाकर आपको बार बार 9 से 20, 50 या जो भी आपने लेंथ रखी अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ परसेंट टाइप के साथ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
हर बार जाकर वो EMP को चेक करेगा और जो भी उसकी करंट लेंथ डेटा टाइप होगी उससे आपके वेरिएबल को एसोसिएट कर देगा। अब 50 क्या 1000 ऑफ प्रोसीजर्स भी बना लें आप, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ EMP में अपडेट करें, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। ठीक, जिस तरह की रिफ्लेक्शन होती है, सेम कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्शन का अपना कोई अफेक्ट नहीं होता, वो तो एक शेड दे रहा है आपको, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप EMP टेबल को अपडेट करेंगे, वेरिएबल्स की लेंथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इससे टाइम सेविंग होगी और प्रॉब्लम्स बहुत सी सॉल्व हो सकती हैं। कि अब वो जो आपको एक सीनियर और या वाइस प्रेसिडेंट को ऐड करना था, तो अब आप स्टेप लेते वक्त सोचना पड़ेगा। अगर आपने वैल्यू वहाँ पर स्टैटिक रखी थी, 9 रखी थी, लेकिन अगर आपने पर्सन टाइप को यूज़ किया तो अब कोई भी मसला नहीं है। जैसे ऑर्डर आया आपने ठीक अल्टर स्टेटमेंट चलाया, वर्किंग परफॉर्म कर दिया उसको। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये तमाम तरह जो वैल्यूज़ हैं इनको भी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कहा EMP.EMPNO पर्सन टाइप, ठीक है जी। ENAME, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने कहा EMP.ENAME पर्सन टाइप, EMP.SALE पर्सन टाइप, EMP.डिपार्टमेंट नंबर पर्सन टाइप, EMP.हायर डेट पर्सन टाइप। वैसे डेट को पर्सन टाइप से एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ आप डिफाइन नहीं करते कभी भी। इसको अगर आप यूज़ नहीं भी करेंगे, डायरेक्टली आप इसको डेट से ही मेंशन कर दें तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डेट कोई और टाइप की हो नहीं सकती। लेंथ इसकी आप मेंशन करते नहीं हैं, जो आपके करंट सेशन की डेट के फॉर्मेट है ये उससे एसोसिएट हो रहा होता है। लिहाजा यहाँ पर्सन टाइप यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। MGR, EMP.MGR पर्सन टाइप as it is EMP.commission person type। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया। यूज ऑफ पर्सन टाइप। 7788 किसी भी वैल्यू का आप कॉल कर लें, देयर इज़ नो एरर। एटलीस्ट बफर का एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि अब तो डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर दी ना आपने। सही। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको आप यूज़ कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, दोनों इफेक्ट हैं। हर ऑब्जेक्ट के हर जो भी आपने कमांड्स करते हैं, स्टेटमेंट, कीवर्ड्स, कहीं पर वो पॉजिटिव यूज़ होते हैं तो कहीं पर नेगेटिव यूज़ होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास वैल्यू थी, यहाँ हमने कहा कि कैसा होगा वर्डचार2। लेंथ इसकी कितनी होगी, हमें पता हमारे वेरिएबल नेम कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। हमने इसको प्लस करके 30 तक कर दिया, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इससे बड़ा नेम तो किसी का नहीं हो सकता। नेम हमने असाइन कर दिया। अब अगर आप कंपेयर करते हो ना पर्सन टाइप को और वर्डचार को, पर्सन टाइप और वर्डचार को, तो परफॉर्मेंस वाइज जो है ना ये वर्डचार अच्छा है। वर्डचार इसलिए अच्छा है क्योंकि जब भी आप इस प्रोसीजर को रन करेंगे, ये पहले एग्जीक्यूट होने से पहले एक लिंक बनाएगा टेबल से और आपके प्रोसीजर से, जाके फौरी तौर पे चेक करेगा कि वैल्यू क्या है, और वैल्यू के मुताबिक फिर आके आपके टेबल्स की जो वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप और लेंथ असाइन करेगा। आपने यहाँ पे क्या कहा, वर्डचार2। अब इसे कहीं और डेटाबेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा वर्डचार2, डायरेक्ट बफर में गया, लेंथ क्रिएट कर दी, और वो क्या करता है कि पहले EMP टेबल को जाके चेक करेगा, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, फिर देन एसोसिएशन क्रिएट करेगा। मेमोरी का इशू आ सकता है। बात क्लियर हो रही? हर बार हर कोड के एग्जीक्यूशन के वक्त करेगा।
लिहाजा कोई ऐसी फील्ड है जिसको आप सोचते हैं कि जी ये अपडेट तो हो ही नहीं सकती, या नेम है 30 करेक्टर्स होगा ही नहीं किसी का, प्लस करके 2-3 करेक्टर्स 5 करेक्टर्स आपने और ऐड कर दिए, एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, और तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको फिर आप वर्ड चार में रखिए। नाम चेंज नहीं, बात चेंज की नहीं कर रहे हम इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। भाई हमने तो लिखवा लिया, लेकिन अब प्रेसिडेंट है जो नया आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट है ना, ओल्ड को चेंज थोड़ी कर रहे हैं। आपका नाम अली है, अब किसी का नाम मोहम्मद अली शकूर पूरा नाम है, तो उस पर ऑब्जेक्शन तो नहीं कर सकते आप, कितना बड़ा नाम क्यों ले आए। इसके लिए हमें लेंथ का मसला है, अपडेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लेंथ का मसला है कि अगर कोई नेम ऐसा आ गया जो बहुत लेंथी है, जो पूरी फैमिली का नेम अटैच कर रखा है उसने, तो हमने एक आइडिया ले लिया कि हमारे यहाँ नॉर्मली लेंथ कितनी हो सकती है, 20 करेक्टर्स की हो सकती है, हमने 10 प्लस करके 30 कर दिया। क्या होगा, परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। लेंथी हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो बात ठीक ठाक रखते हैं, फादर के साथ साथ वो ग्रैंडफादर का भी लगा हुआ है ना, ऐसे भी। और फिर वो कम्युनिटी सिस्टम एक अलग चीज़ है। लेकिन परफॉर्मेंस तो फास्ट हो जाएगी, लेकिन फिर आपने वही बोलते हैं जब कैरेक्टर टेबल की चेंज होगी तो फिर वो फिर चेंज करना पड़ेगा। अब देखें बात ये देखें, मैंने आपको दोनों फेस शो कर दिए कि अगर आप यूज़ करेंगे तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, और ये अभी नहीं आपकी एंड तक यूज़ होता ही रहेगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स आपको शो करेंगे और ना आपको एक ट्रैक बना के दे रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे ही करना, हमेशा स्टैटिक वैल्यू दे देना, हमेशा पर्सन टाइप लगाना। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। दोनों शो आपको कर दिए हैं, आपको अच्छा भी पता है बुरा भी पता है, अब यूज़ क्या करना है ये आपके ऊपर है। सही, सम टाइम आपको रिक्वायरमेंट है कि आप पर्सन टाइप ही लगाएंगे, सम टाइम है कि ऐसा नहीं है। अब मसला ये है कि जहाँ पर आपको पता है कि 20 कैरेक्टर्स की लेंथ हो सकती है, आपने एक्सटेंड करके 30 कर दी है, इसका मतलब है एक रिकॉर्ड पर 10 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा सेव हो रहे हैं। तो 1000 पे कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख पे कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। और ये तो सिर्फ एक फील्ड के लिए, जितनी फील्ड्स होंगी, अब इसके साथ जॉब भी तो है यहाँ पे तो भी इशू आ सकता है। जितनी फील्ड्स इस तरह की हैं उनमें इतनी कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बफर को रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर कोई बफर का इशू नहीं है या आप सोचते हैं कि एक लॉन्ग टाइम तक ऐसा नहीं हो सकता, भाई हमारे पास जेंडर की फील्ड है, मेल के लिए हम एम लिखते हैं, फीमेल के लिए हम एफ लिखते हैं, इसके अलावा हम पूरे वर्डिंग इस्तेमाल ही नहीं करते, तो बस सिंगल करेक्टर ही बहुत है, ना एसोसिएशन की ज़रूरत है ना कोई और टाइप की ज़रूरत है, स्टैटिक वैल्यू 1 करेक्टर। ठीक, ब्लड ग्रुप्स हैं जो प्री डिफाइंड है, इसके अलावा कोई और तो एक्सटेंड नहीं होगा, तो बस एक स्टैटिक वैल्यू ले लें हाईएस्ट के लिए, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर जो वैल्यू आपके पास टोटल स्टैटिक हैं, आपको पता है कि ये चेंज होनी ही नहीं है, तो उनके लिए वैल्यू भी आप स्टैटिक ही रखें। लेकिन जो डायनामिक है, आप समझते हैं कि टाइम टू टाइम अपडेट हो सकती है, तो उसके लिए फिर आप पर्सन टाइप को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात फिर ये कि पर्सन टाइप के लिए कि आपके पास अगर कोई टाइम का इशू नहीं है, आपके पास इतना लोड नहीं होता, तो फिर आपको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि टाइम कंज्यूम करेगा तो पहले डेटाबेस को हिट करेगा या ऐसा होगा। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोडिंग है, बहुत सी क्लाइंट्स वर्किंग कर रहे हैं, आपको पता है कि हर सेकंड के बाद एक तवील क्यू लग जाती है, तो फिर आपको यहाँ इस स्पीड को, फंक्शनैलिटी को सामने रखना पड़ेगा। अपडेट हो सकता है, वो अपडेट हो सकता है, उसके लिए फिर आपको इसी टाइप की फॉर्मेट को यूज़ करना होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही। पर्सन टाइप का यूज़ कि हम किसी भी फील्ड के साथ डेटा टाइप प्लस लेंथ को एसोसिएट कर सकेंगे। ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास वर्चार 30 किया था इसको। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, 30 तो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा पे इशू नहीं है, कम पे प्रॉब्लम आती है।
ये रिकॉर्ड हमारे पास प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है और क्रिएट भी हो रहा है। अब मसला एक और है कि ये तो हमारे पास एक टेबल था ईएमपी जिसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं 8। अब जैसे इन्होंने कहा कि जी बाजुकात अगर हमारे पास एक तवील लिस्ट हुई फील्ड्स की 50 फील्ड्स अगर हो गई तो क्या 50 टाइम आप 50 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे? ये तो 8 थे, मैंने पूरे के पूरे वेरिएबल्स लिए हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरे वेरिएबल्स कंप्लीट ईएमपी का टेबल से रिकॉर्ड गेट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास टेबल के अंदर 25 फील्ड्स हैं तो इसका मतलब है 25 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर 30 हैं तो 30 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। बस जितने एम्प्लॉय पर्सन हैं इतनी सीट्स रखेंगे ना हम यहाँ पे। एक्स्ट्रा हो तो कोई इशू तो नहीं है, अभी एक्स्ट्रा ही तो रखी हुई है, पर्सनस कम है सीट्स ज़्यादा हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, अगर जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से एक भी सीट कम होती तो प्रॉब्लम आ जाता। जैसे अभी आया था, लेंथ 5 की थी और वहाँ पे करेक्टर 7 थे, 6 होता तब भी इशू था, 5 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 6 हैं और आपने 30 कर दिया तो प्रॉब्लम तो इस वक्त भी नहीं है। अब मसला आ गया नंबर ऑफ फील्ड का। ये हमारे इस स्कीमा की, स्कॉट के स्कीमा की मैक्सिमम फील्ड्स हैं टेबल के अंदर। 3 टेबल यूज़ कर रहे हैं किए आपने अब तक, ईएमपी, डीपीटी और सेल ग्रेड। सेल ग्रेड के अंदर 3 कॉलम्स हैं, डीपीटी में 3 कॉलम्स हैं, ईएमपी के अंदर 8 है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आप और जाके एचआर के स्कीमों को चेक करें, मोर देन 8 फील्ड्स मौजूद हैं। प्रोफेशनल में जाएंगे मोर देन 20 भी हो सकती हैं। अब अगर 20 फील्ड्स हैं तो 20 के लिए 20 वेरिएबल की पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अभी आपका कोड कितनी लाइंस पे जा रहा है? अभी जो आप कोड यूज़ कर रहे हैं कितनी लाइंस पर है? 25 पे, जिसमें 8 फील्ड्स हैं। अगर 20 फील्ड्स हों तो प्लस कर लें। इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है परसेंट रॉ टाइप। ठीक, परसेंट रॉ टाइप क्या करेगा? एक आईडी की फील्ड तो आपको चाहिए क्योंकि यूज़र से आईडी लेंगे। बाकी इसके अलावा जो फील्ड थी ना, इन सबको हटा दें और हटाने के बाद एक बना लें रिकॉर्ड ऑफ ईएमपी। एक वेरिएबल ले लिया हमने रिकॉर्ड ऑफ ईएमपी के नाम से। हमने कहा कि ईएमपी परसेंट रॉ टाइप, ये परसेंट रॉ टाइप क्या करेगा कि ईएमपी का जो एक कंप्लीट रिकॉर्ड है ना, उस पूरे रिकॉर्ड की टाइप से इस वेरिएबल को एसोसिएट कर देगा। ठीक, हमारे पास जो ईएमपी का रिकॉर्ड बन रहा है पूरा स्ट्रक्चर कॉपी कर देगा। वैसे रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? एग्जिस्टिंग डेटा। ये आ गया हमारे पास 7788। नेम क्या है इसका? स्कॉट। जॉब क्या है? एनालिस्ट। सैलरी कितनी है? 1000। ये इस पर्सन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। एक ही बंदा तो है स्कॉट। डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। जब हम मल्टीपल फील्ड्स को एक पर्सन के लिए कलेक्ट करते हैं तो मिलकर एक रिकॉर्ड बन जाता है। ये एक EMPNO ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक फील्ड है। इनेम एक फील्ड है। इस तरह की मल्टीपल फील्ड इसी पर्सन से रिलेटेड मिलकर एक रिकॉर्ड को क्रिएट कर लेती है। अब यहाँ पे मसला क्या है कि EMPNO की नंबर टाइप है, इनेम की वर्चार है, जॉब की वर्चार है, सेल की वर्चार है, डेट की डेट टाइप है। PL के अंदर डेटा की एक और टाइप भी होती है, बूलियन। अभी हमने यूज़ नहीं की, फ्यूचर में यूज़ करेंगे। बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स।
डेटा उसमें सिर्फ दो तरह का हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो एक रिकॉर्ड है हमारे पास मल्टीपल टाइप का, मल्टीपल फील्ड से, लेकिन आपने जैसे ही पर्सन ड्रॉ टाइप यूज़ किया, क्या करेगा, आपके वेरिएबल को इस होल रिकॉर्ड से एसोसिएट कर देगा। बफर में जाकर ऐसा ही एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या होगा, emp_record। ऐसा ही ये टेबल तो आपके पास था emp के नाम से, ओरिजिनल था। आपने कहा कि मुझे बना दो रैक ऑफ emp, तो क्या करेगा, ऐसे ही रिफ्लेक्शन एक और क्रिएट कर देगा बफर के अंदर, सेम तकरीबन व्यू की तरह कह सकते हैं। एज इट इज तो नहीं होगा, सेम ही होंगे। जिस तरह emp के टेबल के अंदर मौजूद हैं कॉलम्स, जैसे उनकी टाइप्स है सेम टू सेम क्रिएट कर देगा। लेकिन कैसे क्रिएट करेगा, रैक ऑफ emp, रिकॉर्ड ऑफ emp के नाम से। ठीक, अब यहाँ पर सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। फील्ड तो यहाँ पर हमने कोई भी नहीं दी, लेकिन यहाँ पर हमने फील्ड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, लिहाजा इसको भी यहाँ से हटाइए। ऑल टू ऑल के लिए यूज़ होता है परसेंट इनटू, आपने पूरी वेरिएबल की लिस्ट दी थी, अब वेरिएबल तो ख़त्म हो गए, तो यहाँ से इसको भी रिमूव करें। और record_emp, एक कंप्लीट रिकॉर्ड गेट करना है और स्टोर किस में करना है, रिकॉर्ड ऑफ emp के अंदर, वेयर emp_no इज इक्वल टू v_emp_no। अगर कोई जब आप पर्सन ड्रॉ टाइप को यूज़ करते हो ना, तो यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं होती, स्पेसिफाइड कॉलम नहीं होता, ये होल रिकॉर्ड के लिए होता है। अब ये वेरिएबल तो रहे नहीं, हमने कहा कि record_emp.ename, जैसा रिकॉर्ड था वैसे तो रिकॉर्ड क्रिएट किया, लेकिन वो emp का था, तो आप emp.ename कह रहे थे। अब ये रिकॉर्ड ऑफ emp है, तो रिकॉर्ड ऑफ emp.ename, इसका रेफरेंस लिया है। एज इट इज किस प्लेस के पर कह रहे हैं, स्टैटिक। इनेम का मतलब ये है कि आपने बफर में तो पूरा होल रिकॉर्ड के लिए बफर क्रिएट किया और रखवा रहे हैं आप एक फील्ड, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ तो एक फील्ड नंबर की भी है, एक वर्चर की भी है, एक डेट की भी है, शायद कोई बुलियन भी हो, उन सब का कम्बिनेशन है। वो डेट बफर में से पहला रिकॉर्ड उठा के पहली जगह पे प्लेस कर रहा है, सेकंड उठा के सेकंड में प्लेस कर रहा है, थर्ड फील्ड उठाकर थर्ड पे प्लेस कर रहा है। अब उसने बफर में एज इट इज स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि बस इसमें इनेम रख दो, तो वो इनेम नंबर में कैसे रखेगा और बाकी एरिया में क्या जाएगा, ये मुमकिन नहीं। ठीक, तो यहाँ जब आप कंप्लीट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक ही लेंगे, सिंगल फील्ड नहीं ले सकते। अगर सिंगल फील्ड चाहिए तो पहले वाला कॉन्सेप्ट था, वेरिएबल क्रिएट करें, पर्सन ड्रॉ टाइप, पर्सन टाइप, और वर्किंग पूरी कंप्लीट कर लें। record_emp.sale, record_emp.department, record_emp.commission, record_emp.hire date और record_emp.mgr। सारी फील्ड हो गई। सेम रिकॉर्ड, ठीक, लेकिन लाइंस रिड्यूस हो गई। पहले 25 थी, यकीनन वो जो एक्स्ट्रा आपने तमाम तर वेरिएबल्स क्रिएट किए थे उनके अल्टरनेट सिर्फ एक ही लाइन तो रिड्यूस की हमने। 8 फील्ड थी, तो 8 में emp_no तो है, बाकी कितनी रह गई 7, तो 7 के बिहाफ पे आपने सिर्फ 1 रॉ यूज़ की है, लिहाजा कोडिंग भी रिड्यूस हो गई।
कंपैरिजन के ऊपर है, अगर आपको होल रिकॉर्ड चाहिए तो फिर यूज़ करेंगे। रॉ टाइप बेसिकली एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो आपके वेरिएबल की एसोसिएशन करेगा पर्टिकुलर टेबल के रिकॉर्ड से। प्री डिफाइंड एक कीवर्ड है। इसके अंदर जो चीज काम कर रही है वो क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, किस लॉजिक पे ये जो इम्प्लिसिट कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना, इनकी कभी भी आपको कोडिंग नहीं मिलती, और ये बैकअप पर वर्किंग यही करेगा कि आपके रिकॉर्ड का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देगा बफर में, लेकिन न्यू नेम से। न्यू नेम से कौन सा, जो वेरिएबल है। सर जैसे हमने एरे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो उस हिसाब से एरे भी बहुत दूर का टॉपिक है, अभी नहीं। एक तरह का एरे ही होता है। एक तरह का एरे कुछ और होता है, ये कुछ और है। एरे का मतलब ये है कि आपके पास एलिमेंट है। जैसे अगर इसे मैं ई-नेम की जगह अगर पॉइंट 1 लिखूं तो ई-नेम देगा, इनेम की जगह पर एरे के रेफरेंस है। एक कंप्लीट हॉल के अंदर और एक बिल्डिंग के मल्टीपल फ्लोर्स के अंदर फ़र्क है। ये पूरा हॉल है, और वो जो एरे आप ले रहे हैं ना, वो फ्लोर्स हैं। आपने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या रखा है वो दिखाओ, तो फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, वो तो पूरा हॉल बना हुआ है, कहाँ से दिखाएगा। एरे नहीं, एरे का सिनेरियो कुछ और है। टेबल में ऐड करवाने के लिए आपके पास एसक्यूएल लेवल के ऊपर अल्टर टेबल। ये तो आप एसोसिएशन कर रहे हैं, आप वहाँ पर एक वक्त में 10 कॉलम ऐड कर दें, ये 10 के साथ रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। एसोसिएशन का मतलब यही तो है, एक लिंक बन जाता है, रिलेशन बन जाता है टेबल का और कोड का। वहाँ जाकर आप एक और टेबल, एक और रिकॉर्ड ऐड कर दें, एक फील्ड और ऐड कर दें, ये उस एक फील्ड और से, अभी तो उसने 8 फील्ड से एसोसिएशन की होगी, फिर 9 से कर देगा, 10 से कर देगा। रिक्वायर्ड नहीं है आप डिलीट कर दें, वो 5 से कर देगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसा ये है ऐसा ही दोबारा क्रिएट होगा। जिस तरह मिरर आप कहते हैं, मिरर का अपना कोई इमेज नहीं होता, इमेज वो होता है जैसा आप शो करेंगे। आप सामने खड़े होंगे तो जैसे आप हैं वैसे ही इमेज आएगा। ठीक है, तो सामने खड़ो पे एतराज़ करने की क्या बात है। ये हमारे पास कोड डिस्प्ले हो गया। अब बात कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव की। रिकॉर्ड तो अभी भी डिस्प्ले हो रहा है, 3 फील्ड्स को मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन बफर में वो 3 फील्ड अभी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होंगी। आप यूज़ करें या ना करें, उसने तो बफर में एक ऐसा रिकॉर्ड पूरा क्रिएट कर दिया है। अब आप कह रहे हैं डिस्प्ले से मुझे ये 4 फील्ड करनी है, तो आप 4 करें या पूरी की पूरी फील्ड करें, या उनमें से सिर्फ एक ही करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बफर में स्पेस रिजर्व हो चुका है। इट्स मीन पर्सन डॉट टाइप को आप सिर्फ उस वक्त यूज़ करें जब आपको होल रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना हो, आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए हो, ताकि आपको सही इसका रिटर्न मिल सके। अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहेंगे तो पर्सन डॉट टाइप मत बनाइए। अब तक जो हमने किया इसके मुताबिक अगर आपको 2 फील्ड चाहेंगे तो फिर 2 फील्ड के लिए आप सिर्फ 2 वेरिएबल ही क्रिएट कर लें, रिकॉर्ड मत बनाइए। आगे जाके हम इसका भी अल्टरनेट करेंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल दोनों के यूज़ हैं, आप किस वे में यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको होल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो होल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए पर्सन डॉट टाइप को यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको कुछ फील्ड चाहिए तो उन कुछ फील्ड के लिए सिलेक्टेड वेरिएबल्स खुद क्रिएट करें, ताकि जितनी स्पेस आपको चाहिए इतनी ही बफर में जनरेट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस ना ले। वजह यही है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस लेगा तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। आप जब नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो नेट पर अगर स्पीड स्लो हो रही है तो सिर्फ उसमें नेट इन्वॉल्व नहीं है, आपका पर्सनल पीसी भी है,
आप एक करंट एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं, वो तो क्लिक करते ओपन हो रही है, लेकिन नेट ओपन नहीं हो रहा। अब आपका अपना सिस्टम, इसका मतलब है सही वर्किंग कर रहा है। उसने तो वर्ड पे क्लिक करते ही फॉरन ही स्क्रीन ले आया, डाउनलोड करते वक्त एरर दे रहा है, इसका मतलब है अब नेट का इशू है। तो दो इसमें इन्वॉल्वमेंट है इन्वॉल्वमेंट है, एक सिस्टम प्लस फिर नेट। तो आपने अगर अपने सिस्टम को इतना हैवी कर रखा है जो इंडिविजुअली स्लो होता जा रहा है, तो फिर आगे आके नेटवर्क तो कुछ और है, उस पर तो एक पूरा लोड चल रहा है, पूरा ट्रैफिक है, उससे फिर आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस और स्लो होती चली जाएगी। लिहाजा कोशिश यही कीजिए कि बफर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखें, सिर्फ इतना यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही? आज तक का टॉपिक यहीं रखें, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें आप, फिर इसको हम कंप्लीटली आगे और डिस्कस करेंगे।